बच्चे ये थ्योरम गारंटीड पेपर में जाएगी, पर उससे पहले दो डेफिनेशन लिख रहे हैं और उन दो डेफिनेशन में एक डेफिनेशन पेपर में श्योर आएगी। तो बच्चे हेडिंग लगा लें, प्रिंसिपल आइडियल। पहले लिखें, उसके बाद समझेंगे इन बातों को। प्रिंसिपल आइडियल, और बिना बातें किए नोट करना शुरू कर दो। बड़ी थ्योरम है, पहले इस दो डेफिनेशन को करो। लेट आर बी अ रिंग, let I be an ideal of R, I be an ideal of R, then I is called principal ideal, I is called principal ideal of R if I is generated by single element of R. For example, Z is the set of -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on। और इसका कोई सबसेट बनाया हमने 2Z, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। इस 2Z सेट का जो जनरेटर है बच्चे वो है 2। तो here 2Z is a principal ideal of Z। First example, second example, बच्चे बिना बातें किए चुपचाप नोट करें इसको।
लो बच्चे नोट करो। हाँ, आर सेट के अंदर कभी ना कभी आइडेंटिटी एलिमेंट में बता दूंगा, एज इट इज लिख दो। हाँ 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 ऊपर वाले हाँ, ये तो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके साथ तो बड़ा ब्रैकेट मत लगाओ, चाहिए इसके साथ तो मंजिला ब्रैकेट लगा लो, कभी ब्रैकेट लगा लो इसके साथ तो जीरो सेम है, दोनों जीरो सेम है। छोटा बड़ा लग रहा है तो बराबर कर लो, ये भी जीरो एलिमेंट है और उसका जनरेटर भी जीरो नाम से लिखा हुआ है, दोनों सेम जीरो है। बिल्कुल वेक्टर स्पेस में मतलब है जीरो का, फिर छोटी जीरो बड़ी जीरो, रिंग में नहीं है इसलिए वो दिक्कत है। बच्चे बिना बातें किए चुपचाप इसको नोट करें, बड़ा शानदार टॉपिक है और उसके बेस पे जो थ्योरम करने जा रहे हैं वो बड़ी शानदार है बच्चे। तुम सब बच्चे जल्दी आया करो, मैं वैसे मजाक कर रहा था। कितनी बड़ी होगी सामने से बोल बच्चे 3 बजने में 40 मिनट बाकी हैं, अगर आप लोग 1 मिनट में नोट नहीं करेंगे तो 40 मिनट की वो थ्योरम है, मुझे पूरे 40 मिनट चाहिए उसको। और वाले सब ठीक बात में कर रहा जल्दी से नोट कर लें आप लोग। बच्चे वीडियो शुरू करें। नहीं है वो तो पता है, डराना भी तो पड़ता है उससे। कबड्डी ऐसा थोड़ी खुद के लिए मैं डराता रहता हूँ अपने आप को, सिलेबस पूरा हो जाए। मई के मिड से पहले स्टार्ट नहीं होगी इसलिए जब मेरा क्या नहीं तो वैसे फार्म भी नहीं आया सर अभी। चलो बच्चे, आपसे बातें करने का कोई फायदा नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चे डेफिनेशन सबसे पहली, आज की थ्योरम सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ आएगी जिनको ये डेफिनेशन समझ आएगी, और जब तक डेफिनेशन आप लोगों को समझ ना आए आप ना बोलते रहना बच्चे, क्योंकि नहीं तो फिर उस थ्योरम को करवाने का कोई मतलब नहीं है। पेपर में वो थ्योरम रट कर नहीं लिख सकते बच्चे, समझ आएगी तो लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। बच्चे पहला वर्ड लिखा है आज की क्लास में मैंने, प्रिंसिपल आइडियल, और यहाँ पर जो दूसरा वर्ड दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो पहले तो पेपर में डेफिनेशन लिखने में गलती मत कर देना, वो सिर्फ प्रिंसिपल आइडियल है और ये क्या है बच्चे, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। बड़े आराम से सुनना बच्चे, प्रिंसिपल आइडियल किसको बोलेंगे, किसी भी आइडियल को प्रिंसिपल आइडियल कब बोलेंगे, तो ध्यान से सुनना। पहले आर नाम का बंदा क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, रिंग। आई नाम का बंदा क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, आइडियल। किसका आइडियल होना चाहिए, आर का। अब आइडियल का मतलब हमें पता है कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 3, a b r a और a r, यानी लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। कहता आर एक रिंग होनी चाहिए, आई एक आइडियल होना चाहिए। इस आई आइडियल को अगर हमें क्या नाम देना है, प्रिंसिपल आइडियल, देन आई इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर। कब कहलाएगा प्रिंसिपल आइडियल, जब आई जो आइडियल है वो जनरेट कर दो किसी भी सिंगल एलिमेंट ऑफ आर, उस रिंग के किसी सिंगल एलिमेंट से अगर पूरा का पूरा सेट आई बन रहा है तो बच्चे फिर ये आई क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल आइडियल। अब सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर किसी आइडियल को तुम्हें प्रिंसिपल आइडियल बोलना है तो बच्चे उसमें जनरेटर ढूंढ दो। उसमें क्या ढूंढ दो, जनरेटर। और जनरेटर का मतलब कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढ दो जिससे पूरा सेट बन जाए, जिससे क्या बन जाए, पूरा सेट। अगर आई को प्रिंसिपल आइडियल बोलना है तो आई में कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढ के ले आओ जो उस आई के सारे एलिमेंट्स को बना दे। अगर ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढ पाए तो उस एलिमेंट को क्या
जनरेटर, और जिस भी आइडियल में जनरेटर होगा तो वो आइडियल क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल होता है कॉलेज का वो भी जनरेटेड रहता है ना बच्चे, हाइपर होता है, उससे वाला होता है। वैसे याद रख लेना, अगर आई में आई को अगर क्या बोलना है? प्रिंसिपल आइडियल, तो आई में बस क्या ढूंढ दो? जनरेटर। मैं जब भी बोलूंगा प्रिंसिपल आइडियल तुम कहोगे इसमें क्या ढूंढ दो? जनरेटर। बच्चे जनरेटर क्या होता है ये सुनो। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, z नाम का एक इंटीजर का सेट लिया। इंटीजर में क्या क्या आता है बच्चे? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और अब रिंग की बुक में इतना तो हमें पता है कि जो इंटीजर का सेट है वो प्लस और मल्टीप्लाई के लिए क्या बनाता है? रिंग बनाता है। तो z तो एक रिंग होगी। अब क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, r क्या होना चाहिए? रिंग। क्या z एक रिंग है? है। फिर i नाम का बंदा क्या लेना है बच्चे? आइडियल। मैंने इस z को, इस पूरे z सेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। करना बच्चे 2 से इस पूरे सेट को मल्टीप्लाई। देखो क्या बनेगा? 2 * -3 -6 -4 -2 0 2 4 6। यानी z सेट को पूरे के पूरे को हमने 2 एलिमेंट से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अब ये जो सेट बना है बच्चे, घर पे बैठ के आराम से इस सेट को प्रूव कर सकते हो। ये आइडियल की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ये आइडियल की क्या करता है बच्चे? तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। यानी इस एग्जांपल में 2z मेरा क्या है? आइडियल। किसका आइडियल? r की जगह यहां पे नाम क्या है? z। तो 2z जो है वो आइडियल है किसका? z का। अब अगर इस 2z आइडियल को मुझे प्रिंसिपल आइडियल बोलना है तो बच्चे मुझे इस 2z में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो इस पूरे सेट को बनाता हो, पूरे सेट को बनाता हो। ध्यान से सुनना, ये 2z सेट पूरा का पूरा एक सिंगल 2 से बन रहा है। कैसे बच्चे? अगर इसमें से मैं 2 पिक करूं, क्या 2 सेट में है? और 2 को एक बार लिखेंगे तो क्या मिलेगा? 2 2 में फिर से 2 जोड़ो 4 में 2 जोड़ो 6। यानी 2 को ही बारी-बारी प्रोसेस में लाने पर अपने को ये सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। अब 2 में से 2 को माइनस करने शुरू कर दो। 2 में से 2 माइनस करो 0, 0 में से 2 माइनस करो -2 -2 में से 2 माइनस करो -4। यानी एक सिंगल 2 को इसमें ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर पूरा का पूरा सेट बना रहा है। तो बच्चे 2 इस सेट का क्या हो गया? जनरेटर। क्योंकि 2z एक आइडियल है और उस आइडियल में हमने जनरेटर ढूंढ दिया, तो बच्चे ये 2z क्या बन गया? प्रिंसिपल आइडियल। क्या बन गया? प्रिंसिपल आइडियल। पहले बताओ क्लास में प्रिंसिपल आइडियल सभी को समझ आ गया? एक और एग्जांपल बनाया बच्चे, मैंने इस z को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। करना इस z को 3 से मल्टीप्लाई। 3 * 3 -9 3 * 2 -6 -3 0 3 6 9। और बिल्कुल देख सकते हो कि जो 3z है वो पूरा का पूरा z में जा रहा है। 3z में जितने भी एलिमेंट है वो सभी किसके पास हैं? z के पास। भाई z में लिखा नहीं मैंने, -4 -5 -6 सब कुछ ही है। और 3z को चेक कर लेना घर पे, ये बिल्कुल आइडियल की तीनों प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। अब इस 3z में भी सोचते हैं कि क्या कोई जनरेटर निकल के आ रहा है। बच्चे सोचो, इस 3z में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको बारी-बारी जोड़ने या घटाने से पूरा सेट बन रहा हो? 3। बच्चे 3 लिखा तो 3 आ गया। 3 को एक बार और लिखा, जोड़ा तो 6 6 में 3 जोड़ा तो 9 3 में 3 माइनस किया तो 0 0 में 3 माइनस किया तो -3 -3 में -3 किया तो -6। यानी पूरा सेट बन रहा है सिर्फ 3 को बारी-बारी जोड़ने और घटाने से। तो 3 इस सेट का क्या हो गया? जनरेटर। जनरेटर को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे बच्चे? बड़े ब्रैकेट में। क्योंकि 3z का जनरेटर कौन है? 3। और क्योंकि इस आइडियल में जनरेटर मिल गया तो बच्चे इसको क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल आइडियल। ये 3z भी बच्चे z का क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल आइडियल। बोलो क्लास में प्रिंसिपल आइडियल सभी को समझ आ गया? तो मैंने ये लाइन लिखी है, here 2z is a principal ideal of z, ऐसे 3z is a principal ideal of z। तो मैं जब भी बोलूंगा प्रिंसिपल आइडियल तुम क्या बोलोगे? जनरेटर। उसमें क्या ढूंढ दो? जनरेटर। और जनरेटर का मतलब ऐसा एलिमेंट जो पूरे सेट को बना दे, जो पूरे सेट को बना दे। अब ये दो नोट इंपॉर्टेंट है बच्चे, यूज कहीं नहीं हो रहा पर आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ध्यान से सुनना, every ring has जीरो प्रिंसिपल आइडियल। अगर कोई चीज रिंग है तो बच्चे वो प्लस के लिए वैल्यू तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा। प्लस के सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट 0, और अगर किसी सेट में 0 है तो जीरोस का जनरेटर तो बनेगा ही बनेगा। यानी अगर वो रिंग सिर्फ 0 रिंग है तो वो 0 आइडियल भी रखेगी, क्योंकि 0 सेट हमेशा क्या होता है बच्चे? आइडियल होता है। वो तीनों प्रॉपर्टी रखेगा, जो मर्जी लगा के देख लो। और 0 अगर सिर्फ सेट में है ही 0 तो बच्चे 0 का जनरेटर 0। जब उसमें एलिमेंट ही एक है, एलिमेंट क्या है बच्चे उसमें? सिर्फ 0।
R तो कोई रिंग है, उस रिंग का एक सबसेट लिया क्या, 0, और 0 हमेशा क्या होता है, आइडियल, और वो हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल। क्यों? क्योंकि बच्चे 0 सेट में जनरेटर कौन है, 0, और अगर उस सेट में जनरेटर है तो वो आइडियल, सिंपल आइडियल ना होकर क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल। तो हर एक रिंग 0 नाम का प्रिंसिपल आइडियल तो रखेगी, कोई मर्जी रिंग हो, R नाम की हो, Q नाम की हो, Z नाम की हो, अगर उसका एक सिंगल सेट 0 वाला बनाते हो तो 0 हमेशा क्या होता है, आइडियल, और 0 का जनरेटर कौन होता है, 0, तो वो आइडियल तो सभी के पास होएगा ही होएगा। तो एक कोई भी चीज रिंग है तो उसमें 0 नाम का प्रिंसिपल आइडियल तो होगा। फिर अगला नोट लगाए, अगर कोई रिंग विद क्या है, यूनिटी, तो उसमें कम से कम 2 प्रिंसिपल आइडियल जरूर होंगे, कम से कम 2 प्रिंसिपल आइडियल जरूर होंगे। कौन कौन से, 0 और 1, 0 और 1। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ले लो बच्चे, ये Z नाम का बंदा रिंग है, क्या ये रिंग विद यूनिटी है, इसमें 1 दिख रहा है क्या? अब इसके 2 आइडियल बनाना बच्चे, एक तो 0 नाम का बना दिया, तो 0 का जनरेटर 0, और एक कोई भी सेट बना लोगे अगर रिंग विद यूनिटी है तो उस सेट में 1 तो रखना ही पड़ेगा, और अगर किसी सेट में 1 को बिठा दिया तो 1 को 1 में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 1 में 1 घटाएंगे तो 0, 0 में 1 घटाएंगे तो -1। तो जितना भी सबसेट आइडियल वाला लोगे अगर उसमें 1 को बिठाना जरूरी हो गया तो 1 तो बच्चे उस सेट का क्या होगा, जनरेटर, और जिस भी आइडियल में जनरेटर ढूंढोगे तो पक्की बात है बच्चे वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल। तो ध्यान से सुन लो ये दोनों नोट वापस, अगर कोई चीज रिंग है तो उसमें एक आइडियल तो जरूर होगा, कौन सा, 0 आइडियल, और अगर कोई रिंग विद यूनिटी है तो उसके 2 आइडियल कौन से बना सकते हो, 0 और 1। आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट का जनरेटर हमेशा रहेगा, जिस भी आइडियल के अंदर 1 को बिठाओगे तो 1 ही उसका क्या होगा, जनरेटर। तो कुल मिलाकर वो 2 आइडियल तो हर एक के पास रहेंगे, किनके पास, अगर रिंग कैसी हो, रिंग विद यूनिटी। बच्चे ये दोनों नोट कहीं यूज नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। बोलो कुछ मिलाकर ये चीज समझ आ गई क्या? हर्षित बच्चे एक सेकंड, इसको एक बार क्रम में सीख लो, ये दो नोट को अपने बाद में बात कर लेंगे, आज की थ्योरम का इससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चे नेक्स्ट वर्ड सुने, बच्चे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है मैंने, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। इस दोनों वर्ड्स के आगे क्या वर्ड यूज कर दिया, रिंग। अब उसकी डेफिनेशन क्या कहता है बच्चे, आर नाम का बंदा क्या होना चाहिए, रिंग। अगर उसके सभी आइडियल कैसे आइडियल हो, प्रिंसिपल आइडियल। कोई भी आर नाम का बंदा रिंग है, उसमें कई सारे आइडियल बन सकते हैं, अगर वो सभी आइडियल कैसे आइडियल हो, प्रिंसिपल आइडियल, यानी सभी आइडियलों के अंदर जनरेटर बैठा हो। सभी आइडियलों के अंदर क्या बैठा हो, जनरेटर। अगर सभी आइडियलों में जनरेटर मिल गया तो वो सारे आइडियल कैसे हो गए, प्रिंसिपल। और अगर किसी रिंग के सभी आइडियल कैसे आइडियल हो, प्रिंसिपल आइडियल, तो फिर उस रिंग को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो फॉर एग्जांपल मैंने समझाया कि अगर z प्लस मल्टीप्लाई की बात करूं, ये हमेशा क्या है बच्चे, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। क्यों, ये बोर्ड पे लिखा हुआ एग्जांपल तुम्हारे सामने। बच्चे z एक रिंग है, ये सारे 2z 3z 4z 5z 7z 8z सब कुछ क्या बनेंगे, प्रिंसिपल आइडियल। तो इस z के जितने भी आइडियल्स बनेंगे वो सारे आइडियल कैसे आइडियल होंगे, प्रिंसिपल आइडियल। और अगर किसी रिंग के सभी आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हों तो बच्चे वो रिंग क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अब जो मेरी नेक्स्ट थ्योरम है वो यही है कि z को प्रूव करो कि वो कौन सी रिंग है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो मैं ऐसे ही ये एग्जांपल लिख दिया 2z 3z 4z और सारों में जनरेटर ढूंढो और कह दो प्रिंसिपल आइडियल रिंग, नहीं। लॉजिकली कैसे प्रूव करेंगे, बच्चे वापस सुन लो। अरे इधर बच्चे मेरे से डिस्कशन कर लेना, बाद में एक बार वर्ड ना निकल जाए। कोई भी चीज क्या है बच्चे, रिंग, और अगर उस रिंग में जितने भी आइडियल बन रहे हैं वो सारे आइडियल कैसे हो, प्रिंसिपल आइडियल, तो उस रिंग को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। और इंटीजर्स वाली रिंग हमेशा क्या होती है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। और हमारी थ्योरम जो पेपर में छपेगी बच्चे कि इंटीजर्स के सेट को प्रूव करो वो क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अब इसको मैं ऐसे नहीं प्रूव करूंगा, मैं बड़ा सिंपल कांसेप्ट लगा रहा हूं। बच्चे आइडियल कितने टाइप के बनाएंगे, दो। कौन से, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। वो लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल वो तो डेफिनेशन थी। बच्चे आइडियल कितने टाइप के हैं, दो। कौन से, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। इम्प्रॉपर में कौन से होते हैं, 0 और z। अब रिंग का नाम आर ना होकर क्या है, z, क्योंकि हमें z को प्रूव करना है। तो बच्चे दो ही आइडियल होंगे उसके पास इम्प्रॉपर, तो कौन से, 0 और z। बच्चे कोई 0 सेट है तो उसका जनरेटर 0, और कोई सेट अगर z है तो इस z का जनरेटर बोलना मुझे
इसमें कौन है जनरेटर 1। तो बच्चे 0 का भी जनरेटर ढूंढ दिया, Z का भी जनरेटर ढूंढ दिया। इसका मतलब उस सेट में जितने भी इम्प्रॉपर आइडियल दो बन रहे थे वो दोनों कैसे आइडियल है, प्रिंसिपल आइडियल। अब दूसरा आइडियल कौन सा होता है, प्रॉपर। अगर मैं प्रॉपर वाले में भी क्या ढूंढ के ले आऊं, जनरेटर, तो बच्चे प्रॉपर वाले भी जनरेटर से हैं, इम्प्रॉपर वालों में भी जनरेटर है। इसका मतलब दो ही तो आइडियल बनते हैं, एक तो इम्प्रॉपर और एक प्रॉपर। प्रॉपर में भी जनरेटर ढूंढ दिया, इम्प्रॉपर में भी जनरेटर ढूंढ दिया। इसका मतलब उसमें जितने भी आइडियल बन रहे थे वो सारे कैसे हैं, प्रिंसिपल आइडियल। और अगर किसी के सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है तो वो रिंग कैसी है, प्रिंसिपल आइडियल। बोलो कंसेप्ट समझ आएगा। थोड़ा मैं क्या लगाने वाला हूं, दो केस बनाऊंगा कि Z के पास दो टाइप के आइडियल होंगे, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। इम्प्रॉपर में भी ढूंढ दूंगा जनरेटर और प्रॉपर में भी जनरेटर। अगर सभी में ढूंढ दिया तो इसका मतलब इसके जितने भी आइडियल बनेंगे वो सारे क्या हैं, प्रिंसिपल। और अगर सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है तो रिंग कैसी है, प्रिंसिपल आइडियल। बोलो क्लियर है। उसके लिए बस तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए और वो क्या, सुने। एक RA नाम का सेट पढ़ा है ना, किस टाइप के एलिमेंट थे, तो भूलना ही नहीं है बच्चों। स्मॉल r a, जहां पर ये r पे कंडीशन लगी थी कहां से आता था ये, याद है कुछ? यस सर। बच्चे इस RA नाम के सेट की खासियत बताओ। ये इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उन सब में कौन बैठा होगा, a। r तो अलग चेंज होता रहेगा क्योंकि r में तो कंडीशन है, r तो r1 भी हो सकता है, r2 भी हो सकता है, पर कौन साथ में रहेगा, a। क्या नहीं कह सकता कि RA सेट के अंदर जो जनरेटर है वो A है। जनरेटर किसको बोला है, ऐसा एलिमेंट जो हर एलिमेंट के साथ लगा और पूरे सेट को क्या करते, जनरेट करते। जैसे 2 को बारी बारी जोड़ा था तो 2 तो हर में आ रहा था ना बच्चे, तो इसमें कौन आ रहा है, हर एक में A। तो आप कह सकते हो RA सेट का हमेशा जनरेटर कौन होता है, A। अब एक छोटी सी बात बताओ, जब मैं थ्योरम प्रूव करूंगा ना तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, सेट का नाम कुछ भी होएगा, उसमें एलिमेंट कुछ इस फॉर्म के होंगे और बच्चे क्यू के ऊपर कंडीशन लग रखी होगी और वो Z से आ रहा होगा। मुझे सोच के बताओ, अगर तुमने इसका जनरेटर A को बोला है तो इसमें जनरेटर कौन है, S। क्योंकि कंडीशन किस पे लगी हुई है, Q पे। Q तो चेंज हो सकता है पर चेंज कौन नहीं होगा, S। अब तुमने खुद ने बोला है मुझसे कि अगर ऐसा कुछ मैं ले आऊं तो इसका जनरेटर कौन है, S। मान रहे हो ना बच्चे, बस कर दो नोट बच्चे, थ्योरम हो गया, लिखो पेपर में छपेगी बच्चे, लिखे। अच्छा ये रह गया अपना, इधर देख लो बच्चे, एक टर्म रह गई। तो Z प्लस डॉट हमेशा क्या होता है बच्चे, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ये भी थ्योरम मैं प्रूव भी कर देता हूं। अच्छा अगर कोई रिंग क्या हो, आईडी क्या होता है, आईडी प्रूफ नहीं, इंटीग्रल डोमेन। अगर कोई रिंग आईडी है और उस रिंग के जितने भी आइडियल हैं वो सभी कैसे हैं, प्रिंसिपल आइडियल। तो बच्चे उसको स्पेशल नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अब मेरे को छोटी सी बात बताओ, Z रिंग है और हमने प्रूव भी किया इंटीजर का सेट आईडी भी होता है, तो ये आईडी की है। और क्योंकि अभी भी बताया तुम्हें कि ये हमेशा क्या बनाएगी, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। पर क्योंकि ये आईडी की है तो इसका एक नाम और भी रख सकते हो, क्या, प्रिंसिपल आइडियल इंटीग्रल डोमेन, प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन। तो ध्यान से सुनो, मैंने क्या लिखा, क्या कह रहे हो, आइडियल डोमेन ही हो गया, आइडियल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन आएगा। ओ सॉरी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, उसको क्या बोलेंगे बच्चे, प्रिंसिपल। देखो Z प्रिंसिपल आइडियल रिंग तो है ही, पर अगर रिंग की जगह वर्ड क्या यूज कर सकते हो, डोमेन। वो क्यों, क्योंकि इंटीजर का सेट आईडी भी होता है। तो बच्चे पेपर में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वाला क्या, कि प्रूव करो कि इंटीजर का सेट या तो क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग, या फिर पूछेगा कि वो क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। पूछे जो मर्जी, जो थ्योरम लिखवा रहा हूं वो ही लिखकर आनी है। बच्चे शुरू कर दें, लिखे बच्चे थ्योरम का स्टेटमेंट। नोट कर लो, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया वो काम फटाफट से, पूरा बोर्ड चाहिए मुझे और जल्दी से लिखना शुरू कर दो। और जो भी तुम्हारी कोई डाउट है इसमें बच्चे, तो मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं, मैं बैठा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा छोड़ के। पेपर वाले दिन भी फोन मारोगे, मैं रेडी हूं बच्चे। पर फिलहाल मान लो कोई चीज समझ नहीं आई, आगे बढ़ जाया करो, क्योंकि फिर तुम उसी को सोचते रहोगे तो जो मेन चीज चल रही है वो भी नहीं आ पाएगी। तो उसको कर लिया करो कवर, एक बार उसको छोड़ दिया करो। लिखो थ्योरम, prove that Z plus multiply is a principal ideal ring, या फिर पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, prove that Z plus multiply is always a
प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। डेफिनेशन दोनों की सेम ही है कि इनमें जितने भी आइडियल होंगे वो सारे क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल आइडियल। और प्रिंसिपल आइडियल का मतलब उनमें क्या ढूंढो, जनरेटर, बस। तो प्रूव करने का तरीका लिखना शुरू करें। प्रूफ गिवन z plus dot is a ring to prove z plus multiply be a principal ideal ring, principal ideal ring। और अगर उस वर्ड को शॉर्टकट में लिखना है तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, PID। तो ये चीज प्रूव करनी है। For this we will prove, for this we will prove every ideal of Z, every ideal of Z is a principal ideal, is a principal ideal। हमें प्रूव करना है कि Z में जितने भी आइडियल बनेंगे वो सारे प्रिंसिपल आइडियल होने चाहिए। तो फिर प्रूव हो जाएगा ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। We know that every ring has two ideal। ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चे कौन कौन से, इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर। कोई भी चीज है, कोई भी रिंग है तो उसके पास दो ही टाइप के आइडियल हो सकते हैं, या तो इम्प्रॉपर वाले होंगे या प्रॉपर। हम सारे केसों में जनरेटर ढूंढते हैं। पहला केस बनाते हैं। First, if Z has improper ideal, ये पहला केस है। अगर Z के पास improper ideal हो, अरे improper कौन से होते हैं, दो, एक तो जीरो और एक खुद सेट। इस पर खुद सेट का नाम क्या है, Z। तो here improper ideal is 0 and Z itself। और अगर ये दो ही होते हैं बच्चे इम्प्रॉपर तो मैं दोनों में जनरेटर ढूंढ के लाता हूँ। पहला काम जीरो सेट में, बच्चे जीरो सेट का मतलब एक ही एलिमेंट है और वो किससे जनरेट है, जीरो से। तो इसमें तो जनरेटर ढूंढ लिया। और सेकंड केस हमने बनाया Z नाम का सेट। Z नाम के सेट को थोड़ा लिख कर दिखा दो। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू एंड सो ऑन। और इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसको जनरेट कर रहा है, 1। तो जब भी किसी सेट में 1 होगा तो उसका जनरेटर तो हमेशा ही क्या होगा, 1 ही होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। तो हेयर जनरेटर इज 1। तो कुल मिलाकर पहला केस जब मैंने उस रिंग के अंदर कौन से आइडियल बनाए, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर में दो ही होते हैं, 0 और Z, और दोनों में क्या ढूंढ दिए, जनरेटर। तो आप कह सकते हो कि इम्प्रॉपर वाले तो प्रिंसिपल आइडियल हैं। सो Z हैज, so 0 and Z is a principal ideal। तो पहला केस नकली है बच्चे, और 2 नंबर दिलवा भी देगा थ्योरम के इतने तो कि ये दोनों तो प्रूव हो गए। कैसे आइडियल है, प्रिंसिपल आइडियल। So here improper ideal of Z is a principal ideal, is a principal ideal। अब प्रूव करना है कि अगर हमारे पास Z में कोई प्रॉपर आइडियल हो तो उनको भी प्रूव करना है कि उसके पास भी क्या हो, जनरेटर। अगर जनरेटर ढूंढ दिया तो इसका मतलब प्रॉपर वालों में भी जनरेटर है, इम्प्रॉपर वालों में भी जनरेटर है। तो ये रिंग कैसी हो गई, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो केस सेकंड, यहाँ पर है ना केस फर्स्ट लिखना, केस फर्स्ट। केस सेकंड आते हैं। केस सेकंड, if Z has proper ideal। अब बच्चे इतना पता होना चाहिए कि प्रॉपर आइडियल क्या होते हैं, क्या होते हैं, 0 और Z के अलावा, 0 और Z के अलावा। तो उसके अलावा एक नाम ले दिया कुछ भी, S। लेट S be a proper ideal of Z।
क्योंकि z के ले रहे हैं प्रॉपर आइडियल, तो z का एक सबसेट ले लिया किस नाम से, s नाम से, और उसका नाम रख दिया कि वो कौन सा आइडियल है, प्रॉपर आइडियल। अगर s प्रॉपर आइडियल z का है तो s ना तो 0 के बराबर होगा और ना ही z के, सो s नॉट इक्वल टू 0 सेट एंड s नॉट इक्वल टू z सेट। अगर ये बंदा प्रॉपर आइडियल है तो पक्की बात है ना तो वो 0 के बराबर होगा और ना ही z के, उसके अलावा ही कुछ छोटा सा हिस्सा होगा। अब बच्चे यहाँ तक सभी बच्चे नोट कर लो, क्योंकि फिर मैं बोर्ड वाला भी यूज करूंगा, मैं बोल दूंगा सब कुछ। हो गया बच्चे इतना काम? अब एक भी बच्चा लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेगा। बच्चे हमने दूसरा केस लिया जब z के पास कैसे आइडियल हो, प्रॉपर। s नाम का बंदा मैं लेकर चलाऊं कि वो क्वेश्चन में क्या है, प्रॉपर आइडियल। ध्यान से सुन लो, क्या है वो, आइडियल। प्रॉपर तो है ही, और क्या है बच्चे, आइडियल। आइडियल का मतलब कितनी प्रॉपर्टी, s कोई प्रॉपर आइडियल लेकर चला, और अगर s प्रॉपर आइडियल है तो वो ना तो 0 के बराबर है और ना ही z के, यानी वो 0 और z के बीच में है, 0 और z के बीच में है। तो हमने कहा कि इसके पास फिर कोई ना कोई a एलिमेंट ऐसा होगा, s के पास कौन सा एलिमेंट होगा, a नाम से, और वो एलिमेंट पक्की बात है 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर s सेट 0 के बराबर नहीं है तो s सेट में 0 एलिमेंट के अलावा भी कुछ और एलिमेंट होंगे, तो वो जो कुछ और एलिमेंट भी होंगे उनमें से एक का नाम क्या रख दिया, a, सच दैट वो a एलिमेंट 0 के इक्वल नहीं है। अब सोचो, अगर s एक आइडियल है और एवरी आइडियल इज अ सब रिंग, सब रिंग इटसेल्फ अ रिंग, इटसेल्फ अ रिंग तो प्लस के लिए अब एक ही है, तो अगर कोई a एलिमेंट s के पास है तो प्लस के रिस्पेक्ट में उसका इनवर्स माइनस a, वो भी s के पास होगा। वापस सुन लो क्या कहानी बोली है, वो लिखूंगा भी। a नाम का एलिमेंट किसमें है, s में, और वो a एलिमेंट ऐसा मान लिया जो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि s सेट 0 के बराबर नहीं है तो इसमें कुछ नॉन जीरो एलिमेंट भी होंगे, तो इस लाइन को ऐसे करके लिखूंगा, इफ s नॉट इक्वल टू 0 सेट, अगर s 0 सेट के बराबर नहीं है, then there exists a non-zero element a belongs to s such that, इस पूरी लाइन को तो शब्दों में लिख दिया, where a not equal to 0। अब बच्चे a एलिमेंट s में है और s क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रॉपर आइडियल। अगर कोई चीज आइडियल है तो क्या है, सब रिंग। तो हल्का सा साइड में रीजन लिखा, क्योंकि s इज प्रॉपर आइडियल, प्रॉपर आइडियल। देखना वीडियो कट तो नहीं हुई बच्चे, यहाँ तक आया ना ये लाइन। अगर s प्रॉपर आइडियल है तो बच्चे वी नो दैट एवरी आइडियल इज अ सब रिंग, और अगर सब रिंग है तो इटसेल्फ अ रिंग, एवरी आइडियल इज अ सब रिंग, और सब रिंग है तो इटसेल्फ अ रिंग। तो बच्चे अगर a एलिमेंट s के पास है तो माइनस a भी किस में होगा, s में, तो a एलिमेंट s के पास है तो माइनस a भी किस में होगा, s में, बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। बोलो लगा सकते हैं क्या? yes, अच्छा, इतना काम कर दिया, उसके बाद इस लाइन को फिर से बुला लिया। a क्या नहीं है, 0 नहीं है, इसको बुलाया बच्चे, बड़े काम की लाइन है। a 0 के बराबर नहीं है, a 0 के बराबर नहीं है तो या तो a पॉजिटिव होगा या a नेगेटिव होगा। तो यहाँ से क्या लाइन लिख सकते हैं, आइदर a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। अच्छा ये तो चलने दिया, आइदर a ग्रेटर देन 0, और बच्चे तुमने वैसे तो मैट्रिक्स स्पेस पढ़ ली थोड़ी सी, अगर a 0 से छोटा है तो दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान चेंज हो जाएगा, तो बोलना क्या आएगा, माइनस a किससे बड़ा, 0 से। बच्चे अब मैं कर क्या रहा हूँ, s एक प्रॉपर आइडियल है तो s में कुछ एलिमेंट तो होंगे, कुछ एलिमेंट में पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी, पर मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वालों को लेकर चल रहा हूँ। नेगेटिव भी हैं, ये नहीं है कि नेगेटिव नहीं है उसमें, पर मैं उसमें सिर्फ कौन से एलिमेंट दिखाकर चल रहा हूँ, पॉजिटिव। नेगेटिव से हमें कोई मतलब इस वक्त नहीं है। आइडियल है तो तीनों प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखना मैंने क्या लिखा, लेट स्मॉल s इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर in s such that, ये स्मॉल s लिखा है बच्चे जो कि एलिमेंट को शो कर रहा है, और ये कैपिटल S लिखा है जो किसको डिनोट कर रहा है, सेट को। हमने क्या बोला, देखो ध्यान से, इस लाइन से क्या रिजल्ट आया, a भी किससे बड़ा है, 0 से, और उसके माइनस a भी किससे बड़े हैं, 0 से।
तो एक कलेक्शन बनाई किन की, सभी पॉजिटिव इंटीजर की, नेगेटिव एलिमेंट भी प्रेजेंट है पर बात सिर्फ किसकी कर रहा हूं, पॉजिटिव की। एक s नाम के सेट में कुछ एलिमेंट दिखाए जिसमें सिर्फ कलेक्शन किसकी दिखाई, पॉजिटिव इंटीजर। अब बच्चे किसी में कलेक्शन है पॉजिटिव इंटीजर की तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो सबसे छोटा होगा। सोचो किसी बच्चे ने 1 2 3 4 5 इन 5 का एक सेट बना दिया तो इन 5 में कोई तो एक छोटा होगा। जैसे 1 से 5 तक में कौन छोटा है, 1। किसी ने बना दिया 2 से 4 तो छोटा कौन है, 2। कोई ना कोई तो एक छोटा होगा। तो मैंने किसको नाम दे दिया, स्मॉल s। स्मॉल s को मैंने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर माना किसमें, s में, सच दैट उस s सेट को क्रिएट किया। सबसे छोटा इंटीजर क्या है, पॉजिटिव s। उसके बाद बच्चे क्योंकि इंटीजर की कलेक्शन है तो ये अगर एक इंटीजर है तो इससे जब नया इंटीजर कोई बनाओगे तो वो भी कोई इंटीजर जोड़ के बनाओगे। तो मैंने क्या जोड़ के बना दिए, s+1 s+2। सोचो क्या ये भी इंटीजर्स ही होंगे, s भी एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। और अगर 1 2 ऐसी संख्याएं जोड़ रहे हो तो वो भी रिजल्ट क्या बनाएगी, इंटीजर। इसमें मैंने सिर्फ कौन से इंटीजर शो किए बच्चे, पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव भी हैं पर मैं बात सिर्फ किन की कर रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर। इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, पॉजिटिव इंटीजर में। नेगेटिव में तो -1 -2 अगर इस सेट में हुए तो वो सबसे छोटे हैं, पर पॉजिटिव इंटीजर में सबसे छोटा कौन है, s। s से छोटा कोई और पॉजिटिव इंटीजर इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि 1 से 5 तक का अगर सेट बनाया है तो 1 अगर सबसे छोटा है तो 1 से छोटा तो कोई और नहीं होगा ना। तो हमने उसका नाम क्या रख दिया बच्चे, s। वो लोग इतनी बात क्लियर है। अब बस क्या प्रूव कर रहा हूं, काम क्या करना था, प्रॉपर वाले में भी क्या ढूंढना है, जनरेटर। वैसे तुम सोचो इसमें तुम्हें जनरेटर वैसे कौन दिखता है, s। पर अभी पूरा नहीं दिख रहा, उसको दिखाएंगे RA टाइप से। बच्चे RA में किस टाइप के एलिमेंट थे, स्मॉल RA, जहां पर A उसका क्या होता था, जनरेटर। मैं भी वैसा ही कुछ फॉर्म बनाऊंगा तो फिलहाल दिख रहा है पर उसको दिखाएंगे तरीके से। तो लिखें टू प्रूव, बस यहां तक नोट कर दो बच्चे, टू प्रूव कि S सेट का जनरेटर स्मॉल s है, ये प्रूव करना है। और अगर प्रॉपर में भी जनरेटर ढूंढ दिया तो इम्प्रॉपर में भी जनरेटर है, प्रॉपर में भी जनरेटर है। इसका मतलब जितने भी आइडियल बन रहे हैं वो सारे क्या है, प्रिंसिपल आइडियल। तो रिंग क्या हो गई, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। और बड़े लॉजिकली तरीके से जनरेटर प्रूव करेंगे, कर लो बच्चों। ये लाइन को बॉक्स में बंद कर लेना, बस यही थ्योरम करवाएंगे। स्मॉल s इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन s। जीरो पॉजिटिव होता है क्या, जीरो न्यूट्रल एलिमेंट होता है, वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। और इस s सेट का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन है, स्मॉल s। इस s में बाकी इंटीजर और भी हैं पर वो सारे स्मॉल s से क्या हैं, बड़े। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर तो कौन ही है, स्मॉल s। हां इसके बाद ये तो लग किया है, थ्योरम को प्रूव तो करनी है ना, प्रूव तो करनी है पर इसी साथ कोई भी कलेक्शन लोगे s, कोई भी सबसेट है z का तो उसमें कुछ इंटीजर ही लोगे ना। इंटीजर में नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी। मैंने सिर्फ पॉजिटिव वालों को एक बार दिखा दिया इसमें। अब पॉजिटिव वालों में तुम जो मर्जी ले लो, जो मर्जी ले लो, 4 5 और 6 ले लिया तो 4 5 6 में कोई तो छोटा है, कौन छोटा है, 4। तो वो 4 तो हो गया s, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। एलिमेंट तो होगी ना। अब एग्जैक्टली दूंगा फिर तो वो बात होगी कि वो दिख ही रहा है सबसे छोटा। तो हमने फॉर्म थोड़ी s नाम से लिखकर कर दी। अब s को बस कैसे लिख के क्या प्रूव करूंगा, जनरेटर। करो चेक। इधर का बताया क्या होते क्या यहाँ पे, किसी में भी दो ही टाइप के आइडियल होते हैं, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। इम्प्रॉपर वालों में जनरेटर ढूंढ दिया, बस कमी किस में रह गई, प्रॉपर में। और बड़े करीब हैं हम उसमें जनरेटर ढूंढने के बच्चे। तो बच्चे s नाम का एक सेट बना दिया जिसमें सबसे छोटा इंटीजर क्या मानकर चला हूं, स्मॉल s। उसके बाद इसमें और भी कई सारे इंटीजर है पर वो s से तो क्या ही है, बड़े। अब बच्चे इस s में कई सारे और भी एलिमेंट है तो मैंने कोई n नाम का एलिमेंट उठा लिया। तुम किसी भी नाम का उठा सकते हो, मैंने किस नाम का उठा लिया, n। s में कई सारे एलिमेंट है तो किसी स्मॉल n नाम का एलिमेंट उठाया। बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने एक स्मॉल n नाम का एलिमेंट किस में से बुला लिया, s में से। एक छोटी सी बात लिख रहा हूं, बताना क्या वो सही है। n नाम का बंदा किस में से उठाया, s में से। और पक्की बात है n बड़ा होगा स्मॉल s से। ये क्यों,
हमने इस कैपिटल एस में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर किसको बोला है? स्मॉल एस को। अब अगर n नाम का बंदा मैं कोई बुला रहा हूं और क्योंकि इसमें सिर्फ कलेक्शन किसकी दिखा रहे हैं? पॉजिटिव की, तो बच्चे अगर उसमें से कोई n नाम का बंदा उठाता हूं तो मैंने सबसे छोटा एलिमेंट तो स्मॉल एस को बोला है, तो पक्की बात है वो n एलिमेंट इस s से क्या होगा? बड़ा। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, n में कोई इंटीजर ले लेता हूं, s में भी कोई इंटीजर ले लेता हूं, और ऐसा कि ये बड़ा और ये क्या हो? छोटा। बच्चे इसमें n में मान लो मैंने ले लिया 17, n में कितना ले लिया? 17, और स्मॉल s भी एक इंटीजर है, उसमें मान लो ले लिया मैंने 3, कितना ले लिया? 3। अब मैं डिवाइड करता हूं, 3 को किससे डिवाइड करता हूं? 17 से। बच्चे 17 को 3 से डिवाइड करने का ये तरीका होता है, क्या आएगा? कुछ ओ सॉरी, बड़ा शानदार डिवाइड कर दिया मैंने भी। हाँ जी बच्चे, कुछ ऐसा ही आएगा क्या? इसमें ना इन चीजों के कुछ नाम होते थे बच्चे, इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोशिएंट। और बच्चे ये होता है, सॉरी, इसको कोशिएंट को ही बोलते हैं ना हिंदी में, शेषफल या कुछ और बोलते हैं? रिमाइंडर को शेषफल बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? कोशिएंट बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, भागफल, हाँ ऐसा कुछ बोलते हैं। बच्चे ये जो भी हो गया, समझ रहे हो ना? कोशिएंट। अच्छा ये बताओ, ये क्या चीज होती है? बच्चे करवा लो इस थ्योरम को, फिर बात रह जाएगी। 2 को क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। हिंदी में इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। अच्छा 3 का नाम क्या रखा हुआ है? s। और बच्चे 17 का नाम क्या रखा हुआ है? n। तो मैंने थोड़ा सा सही करके लिखा, n को क्या नाम दिया हुआ बच्चे? 17। अब इस एग्जांपल में मैं एक चीज लिख कर रहा हूं, डिवाइडेड रूल पढ़ा हुआ बच्चे? मैं इसको डिवाइडेड रूल से कुछ लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं n = s³ + r। रख कर देख लो, बराबर LHS और RHS। n का मान कितना है? 17। स्मॉल s का मान कितना है? 3। q का मान कितना है? 5। 3 5 15, 15 + 2 17। क्या ये बात सही है? एक एग्जांपल और क्रिएट किया बच्चे, अब की बार n का मान ले लिया 16 और s का मान कुछ भी ले लिया 4। वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं बच्चे। अब 4 को किससे डिवाइड कर रहा हूं? 16 से। बच्चे 4 चौके 16, कटकर कितना आया? 0। बच्चे इस केस में ये किसको शो कर रहा है? r को। ये किसको शो कर रहे हैं? q को। ये किसको शो कर रहे हैं? n को। और ये किसको शो कर रहे हैं? s को। इसके लिए भी यही रूल लिखा, n = s³ + r। पर बच्चे इस केस में r का मान कितना है? 0। तो ये n बराबर कितना बना रहा है? s³। यानी ऐसा एग्जांपल लेता हूं तो n = s³ + r, जिसमें r 0 नहीं होता। पर अगर ऐसा कोई एग्जांपल लेता हूं तो इसमें r का मान कितना आता है? 0। तो कुल मिलाकर इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके मैं एक छोटा सा रिजल्ट लिख रहा हूं, बताओ क्या वो सही है? क्या r का मान 0 से बड़ा या बराबर और स्मॉल s से हमेशा छोटा? क्या ये बात सही है? बच्चे s क्या चीज है? जिस चीज से हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड। इस एग्जांपल में देख सकते हो s का मान कितना है? 3। r का मान कितना है? 2। क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं क्या? अगर 2 और 3 बराबर हो गए फिर तो एक बार डिवाइड और लग जाएगा। सोचो अगर इसमें नीचे 3 बचता फिर तो 3 को 3 से क्या कर सकते थे? डिवाइड। फिर तो डिवाइड एक बार और लग जाता, तो यहाँ पर कभी इक्वल नहीं आएगा। पर क्या यहाँ पर इक्वल आ सकता है? आ सकता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखा बच्चे, यहाँ पर r का मान कितना आ रहा है? 0। तो r का मान 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से क्या होगा? बड़ा, और हमेशा s से क्या होगा? छोटा। तो कुल मिलाकर इधर आ जाओ बच्चे, n अगर बड़ा है s से तो s को किससे डिवाइड किया? n से। और डिवाइड करने के बाद उसको डिवाइडेड रूल से मैं ये लिख सकता हूं, जहां पर r का मान 0 से बड़ा या बराबर और स्मॉल s से क्या होगा? छोटा। तो यहां पर क्या रूल लगा रहा हूं? बाय डिवाइडेड रूल। और जैसे ही डिवाइडेड रूल लगाऊंगा बच्चे तो आप इसको लिख सकते हो n = s³ + r, वेयर r का मान 0 से बड़ा या बराबर और स्मॉल s से छोटा। बच्चे अभी तक कोई इक्वेशन शायद नहीं थी, तो इसको क्या मार्क कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 2। और इसको क्या मार्क कर रहे हैं बच्चे? इक्वेशन नंबर 1। यहां तक नोट करो पहले बच्चे। बताओ लॉजिकली बातें समझ आ रही है क्या अंदर? हमने कोई रैंडमली n नाम का एलिमेंट बुलाया, क्योंकि सबसे छोटा इंटीजर हमने स्मॉल s को मानना है, तो n बड़ा ही होगा किससे? s से। फिर डिवाइड रूल लगाया तो n बराबर लिख सकता हूं मैं s³ + r, जहां पर r जो रिमाइंडर है वो या तो 0 के इक्वल होगा या स्मॉल s से क्या होगा? छोटा। बच्चे बोलो क्लियर है इन दोनों एग्जांपल से? पेपर में ये दोनों एग्जांपल साइड में जरूर नोट कर लो, नहीं तो ये थ्योरम समझ नहीं आएगी बच्चे। एक केस में r 0 दिख रहा है और एक केस में r 0 के बराबर नहीं दिख रहा।
बच्चे इन दोनों लाइनों के साथ साथ एक छोटी सी लाइन और समझा दो। बच्चे क्यू का मान इंटीजर आ रहा है क्या? क्या यहाँ पर बट्टे वाली संख्या कोई आ सकती है? नहीं। जो रिमाइंडर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? इंटीजर। तो क्या मैं इस लाइन के साथ कनेक्ट करके लिख दूं कि यहाँ पर आर और क्यू कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर से। चेक कर लो, दोनों एग्जांपलों में आर और क्यू के मान क्या ही आएंगे? इंटीजर ही आएंगे। कभी यहाँ पर लिखते हो 2/5 से किया आपने? नहीं लिखते। तो यहाँ पर इसके साथ लिखें where r and q belongs to, पक्की बात है क्या? z, एक इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, पूरा अंक होगा, ये बात श्योर है। कुछ आ रही है क्या समझ? लिख दोगे ना खाली से? कुछ भी नहीं मानना। अब बच्चे SQ को इधर ले गया, SQ को इधर ले गया, तो बच्चे रिजल्ट बना n माइनस SQ इज इक्वल टू R। SQ को सिंपली इधर ले गया तो n माइनस SQ बराबर क्या बन गया? R। बच्चे n माइनस SQ को कैसे भी करके मेरे को S में बिठाना है। किस में बिठाना है? S में। और बड़े लॉजिकली तरीके से बिठाते हैं। पहले SQ को पकड़ लेते हैं बच्चे। SQ में स्मॉल s कहां से आ रहा है? S से। स्मॉल s इंटीजर तो है ही, वो कहां से आ रहा है? S से। बच्चे स्मॉल s तो आ रहा है S से, और Q कहां से आ रहा है?